बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन पीएमसी नेशनल एमडीके 2022 बायोलॉजी प्रिपरेशन सीरीज के हवाले से हमने अपना ये 7th वीकली टेस्ट कंडक्ट किया था। ये 6 नहीं 7th है, जिसमें लेक्चर नंबर 28 से 32 तक के जो टॉपिक्स थे उनको शामिल किया गया था जी। इसमें जो टेस्ट के टॉपिक्स थे, इसमें आप देखिए कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम सारा इंक्लूडेड था, और इसके साथ साथ लिम्फेटिक सिस्टम, और फिर टाइप ऑफ इम्यूनिटी का जो टॉपिक था वो भी सारा इसमें इंक्लूडेड था। ये हमारे टॉपिक्स थे जिनमें से ये टेस्ट डिजाइन किया गया था। इस टेस्ट का जो सबसे पहला क्वेश्चन है, उसमें आप देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो आर्टरीज या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के हवाले से ये मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स हैं, और इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। आर्टरीज कैरी ओनली ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये बात दुरुस्त नहीं हो सकती, क्योंकि कुछ आर्टरीज ऐसी हैं जिनके अंदर डीऑक्सीनेटेड ब्लड भी होता है। जैसे आपको पल्मोनरी आर्टरी का बताया गया था, और पल्मोनरी आर्टरी की तरह जो अम्बिलाइकल आर्टरी है, अम्बिलाइकल आर्टरी, ये दोनों आर्टरीज भी डीऑक्सीनेटेड ब्लड कंटेन करती हैं। अदरवाइज बाकी आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड है, तो इस वजह से ये ट्रू नहीं हो सकता। द सिस्टमिक सर्किट लीव्स द हार्ट फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि लेफ्ट वेंट्रिकल से एयोर्टा ओरिजिनेट होता है, और एयोर्टा पूरी बॉडी को चूंकि सप्लाई करता है, तो सिस्टमिक सर्किट का आगाज होता है अयोर्टा के साथ, और अयोर्टा जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल से ओरिजिनेट हो रहा है, इस वजह से ये बात बिल्कुल दुरुस्त साबित होगी कि सिस्टमिक सर्किट लीव्स द हार्ट फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, तो ये सही आंसर होना चाहिए। ब्लड पासेस थ्रू ओनली वन कैपिलरी ऑन इट्स ट्रिप थ्रू द सिस्टमिक सर्किट, ऐसा हरगिज नहीं है। जब ये सिस्टमिक सर्किट से ट्रेवल कर रहा होता है ब्लड, तो ड्यूरिंग दिस ट्रेवलिंग there are several capillary beds come in contact with the blood, इस वजह से ये भी बात दुरुस्त नहीं होगी, और all are true तो हो नहीं सकता, लिहाजा यहाँ पर राइट आंसर ये बी ही बन रहा है। नंबर 2, पल्स इज डायरेक्ट मेजर ऑफ, ब्लड प्रेशर का ये मेजर होगा, या कार्डियक आउटपुट का, या हार्ट रेट का, या स्ट्रोक वॉल्यूम का। पहले तो ये देख लें कि ये कार्डियक आउटपुट और स्ट्रोक वॉल्यूम, ये दो टर्म्स हमने अपने लेक्चर्स में डिस्कस नहीं की थी, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए। कार्डियक आउटपुट और स्ट्रोक वॉल्यूम में फर्क ये होता है कि जो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो अमाउंट ऑफ ब्लड है विच इज पंप्ड बाय द हार्ट विद ईच कार्डियक बीट। हर दफा जब ये हार्ट बीट परफॉर्म कर रहा होता है, तो हर बीट के साथ कितना अमाउंट ऑफ ब्लड हार्ट से पंप हो रहा है, दैट अमाउंट ऑफ ब्लड इज कॉल्ड द स्ट्रोक वॉल्यूम। और जब हम हार्ट रेट के साथ, हार्ट रेट यानी नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट, उसे कहते हैं हार्ट रेट, उसके साथ जब हम स्ट्रोक वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करते हैं, अगर सपोज करें कि ये हार्ट रेट, इसको हम HR के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और स्ट्रोक वॉल्यूम इसको SV के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत में कार्डियक आउटपुट बनेगा। यानी ये जो कार्डियक आउटपुट होता है, दिस इज हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम, इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कार्डियक आउटपुट बनेगा। लिहाजा ये जो पल्स होता है, पल्स, ये याद रखिए कि ये ब्लड प्रेशर का भी डायरेक्ट मेजर नहीं हो सकता, क्योंकि और ना ही ये कार्डियक आउटपुट का डायरेक्ट मेजर है, ना स्ट्रोक वॉल्यूम का। एक्चुअली पल्स ये हार्ट रेट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी जितनी हार्ट बीट्स होंगी आपकी एक मिनट में, अप्रोक्सीमेटली उतनी ही पल्सेस डेवलप होती हैं। पल्स ये हमारी आर्टरी के अंदर जब वेजो डायलेशन और वेजो कंस्ट्रक्शन होती है, उससे ये डेवलप होती हैं। तो जितनी दफा ब्लड हाई प्रेशर से गुजरता है, उतनी दफा वेजो डायलेशन होगी, और फिर अगले ही लम्हे जब डायस्टोलिक ब्लड गुजरेगा, डायस्टोलिक प्रेशर वाला ब्लड, तो पल्स नीचे चली जाएगी। तो इस तरह से ये पल्स डेवलप होती है। सो इट इज इक्विवेलेंट टू द हार्ट रेट। यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा हार्ट रेट। नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजन। तो बॉडी के बाहर से जब कोई पैथोजन दाखिल होता है, तो ऐसी सूरत में फैगोसाइटोसिस बाय न्यूट्रोफिल्स, ये तो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस का कंपोनेंट है, इसको लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस नहीं कहा जा सकता। लाइसिस बाय नेचुरल किलर सेल्स,
नेचुरल किलर सेल्स आल्सो पार्टिसिपेट इन द सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, इसको भी हम लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस नहीं कहेंगे, बट एंटीबॉडी प्रोडक्शन बाय द प्लाज्मा सेल्स ये लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस होगा, क्योंकि ये थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस का कंपोनेंट है। लाइसोजाइम प्रोडक्शन, ये सलाइवा वगैरह में लाइसोजाइम मौजूद होता है, ये तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर इंक्लूड होता है। तो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में सिर्फ ये मेजर इंक्लूडेड है और इसी को लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस कंसिडर किया जाएगा। नंबर 4, विच व्हाइट ब्लड सेल इज द मोस्ट अबंडेंट। तो व्हाइट ब्लड सेल में हमने न्यूट्रोफिल्स का जिक्र किया था कि दे आर एक्चुअली 62% ऑफ टोटल व्हाइट ब्लड सेल्स। जो टोटल व्हाइट ब्लड सेल्स हैं WBCs, उनका 62% तकरीबन न्यूट्रोफिल्स पर मुश्तमिल है, लिहाजा ये राइट आंसर बनेगा। उसके बाद फिर ये मोनोसाइट्स का नंबर आता है और लिम्फोसाइट उसके मुकाबले में कम है, या इसको ज़रा चेक करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसमें नंबर का मुझे शक हो रहा है। तो बहरहाल चले, सबसे ज़्यादा जो मोस्ट अबंडेंट है वो न्यूट्रोफिल्स ही है। नंबर 5, ह्यूमरल इम्यूनिटी इज ड्यू टू। तो ह्यूमरल इम्यूनिटी बेसिकली ये एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी है, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी बी लिम्फोसाइट से कंसर्न है, बी लिम्फोसाइट की वजह से ये डेवलप होती है, क्योंकि बी लिम्फोसाइट डिवाइड होकर प्लाज्मा क्लोन सेल बनाते हैं जिनसे एंटीबॉडी सीक्रेट होती हैं, लिहाजा बाकी ऑप्शंस की निस्बत बी लिम्फोसाइट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर। नंबर 6, ह्यूमन हार्ट इज लोकेटेड इन। हार्ट की लोकेशन कहां पर है? लेफ्ट साइड ऑफ द थोरैसिक कैविटी, या द मीडिया इन द मीडियास्टिनम, या द डॉर्सल साइड ऑफ द थोरैसिक कैविटी, या इन द सेंटर ऑफ द थोरैसिक कैविटी। तो एक्चुअली ना तो एग्जैक्टली सेंटर के अंदर हार्ट लोकेटेड है, ना बिल्कुल लेफ्ट साइड ऑफ द थोरैसिक कैविटी में हार्ट लोकेटेड है। डॉर्सल साइड में तो है ही नहीं, वेंट्रली प्लेस्ड होता है हार्ट, हमारी वेंट्रल साइड पर है, डॉर्सल साइड पे नहीं होता। लिहाजा यहाँ पर जो सबसे सूटेबल ऑप्शन है जो हार्ट की लोकेशन को पिन पॉइंट कर सकता है वो है मीडियास्टिनम, क्योंकि यहाँ पर किसी शक के बजाय हम इसको इजीली पिक कर सकते हैं कि हार्ट इज लोकेटेड इन द मीडियास्टिनम। ओके, यहाँ पर हो सकता है बाज़ बच्चों ने ये लेफ्ट साइड या फिर सेंटर ऑफ द थोरैसिक कैविटी वाले ऑप्शन को पिक किया हो, तो वो गलत हो जाएगा। सही। नंबर 7, which of the following is are cause या causes of vasoconstriction। तो vasoconstriction किसकी वजह से होती है? हिस्टामिन सिक्रीशन की वजह से vasoconstriction होती है? नहीं, हिस्टामिन याद रखिए वेजोडाइलेटर होते हैं, वेजोडाइलेशन कॉज करते हैं। lying down after standing, आप एकदम खड़े हों और फिर बैठ जाएं तो उससे क्या वेजोकंस्ट्रिक्शन हो जाएगी? नहीं, उससे वेजोकंस्ट्रिक्शन नहीं होती, बल्कि ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, और लो होने का मतलब है कि वेजोडाइलेशन हुई है। और स्टैंडिंग आफ्टर लाइंग डाउन, आप एकदम बैठे बैठे उठ के खड़े हो तो तब भी आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, तो इसका मतलब उस वक्त भी वेजोडाइलेशन होती है। बट द स्ट्रेस और हार्मोन कंसंट्रेशन, जैसे एपिनेफ्रीन, ये एक वेजोकंस्ट्रिक्टर टाइप का हार्मोन है, या इस तरह से स्ट्रेस में ये हार्मोन की सिक्रेशन होती है, तो ये वो फैक्टर है जो वेजोकंस्ट्रिक्शन कॉज कर सकता है। अच्छा, नंबर 8, द एपेक्स ऑफ द ह्यूमन हार्ट इज लोकेटेड 9 सेंटीमीटर। तो हमने ये स्टडी किया था कि जो मीडियन लाइन होती है हमारी बॉडी की, ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर ये हमारी बॉडी है, तो इस बॉडी में ये इस तरह से ये जो सेंट्रल लाइन है, दिस इज द मीडियन लाइन। तो इस मीडियन लाइन से 9 सेंटीमीटर अवे टूवर्ड्स लेटरल, लेफ्ट लेटरल साइड ये एपेक्स ऑफ द हार्ट लोकेट करती है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा बिलो डायफ्राम, डायफ्राम ये गलत है क्योंकि डायफ्राम के ऊपर हार्ट लोकेटेड है, बिलो नहीं है। अबव द डायफ्राम, अलोंग द मीडियल लाइन, अलोंग द मीडियल लाइन ये ऑप्शन किसी हद तक दुरुस्त हो सकता है, लेकिन अब इसके मुकाबले में देखिए कि अवे फ्रॉम द मीडियल लाइन टुवर्ड्स राइट लेटरल साइड, ये गलत है बिल्कुल, लेकिन अवे फ्रॉम द मीडियल लाइन टुवर्ड्स लेफ्ट लेटरल साइड 9 सेंटीमीटर के फासले पर, तो ये वाला ऑप्शन ये बी के मुकाबले में ज़्यादा थ्रेटिक है, इस वजह से हम इसको डी को प्रेफर करेंगे। अगर अलबत्ता ये डी ऑप्शन यहाँ पे इस तरह ना गिवन होता तो फिर आप बी को भी पिक कर सकते थे यहाँ पे। Number 9, the lymphatic system is a type of circulatory system that performs all the following roles except transport digested products of the lipids,
ये बिल्कुल लिम्फेटिक सिस्टम का रोल है, इसमें कोई शक नहीं है। ट्रांसपोर्ट रेस्पिरेटरी गैसेस, ये ऑप्शन थोड़ा सा सोचने वाला है। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस मेनली ब्लड के जरिए होती है, उसमें लिम्फ का रोल नहीं है, लिम्फेटिक सिस्टम का रोल नहीं है, ठीक है। तो ये वाली जो बात है ये लिम्फेटिक सिस्टम के मुतालिक दुरुस्त नहीं हो सकती है, ये उसका रोल नहीं हो सकता। लेकिन कंट्रीब्यूट्स इन इम्यूनिटी, ये बिल्कुल डायरेक्ट रोल है लिम्फेटिक सिस्टम का। और जबकि रिमूव्स डैमेज और वॉर्न आउट पार्ट्स ऑफ द ब्लड फ्रॉम द ब्लड, जैसे कोई डैमेज सेल्स होते हैं, कैंसरस सेल्स होते हैं, या फिर कोई फॉरेन पार्टिकल्स हैं तो उनको फिल्टर करना ब्लड से, ये स्प्लीन का काम होता है। स्प्लीन इज द कंपोनेंट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, इस वजह से ये भी रोल होगा। लिहाजा सिर्फ जो रोल नहीं हो सकता वो ये ट्रांसपोर्ट रेस्पिरेटरी गैसेज है। नंबर 10, एंटीबॉडीज बिलोंग टू द क्लास ऑफ प्रोटीन। एंटीबॉडीज ये ग्लोब्यूलर टाइप की प्रोटीन्स होती हैं और जिस क्लास से ताल्लुक है उसे इम्यूनोग्लोबुलिन कहा जाता है। तो इम्यूनोग्लोबुलिन टाइप की ये प्रोटीन्स हैं। Number 11, which of the following is the most suitable justification of thin walls of the atria? Atria ventricles के मुकाबले में thin walled होते हैं ना, तो अब इसके लिए सबसे suitable justification क्या हो सकती है कि they have to pump the blood just into the ventricles। इस वजह से ये thin wall रखे गए हैं कि ventricles में तो blood इन्होंने पंप करना होता है, कोई बहुत ज़्यादा दूर दराज इलाकों तक ये ब्लड को पहुंचाने के लिए नहीं है। ये बिल्कुल बात समझ में आती है। दे आर प्रेजेंट अबव द वेंट्रिकल, नहीं ये कोई सबकत नहीं है या ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकती कि ये वेंट्रिकल से ऊपर मौजूद है तो इस वजह से थिन वॉल्ड है, नीचे वाले चैम्बर थिक वॉल होंगे, ऐसा नहीं है। दे आर प्रेजेंट टूवर्ड्स द बेस ऑफ द हार्ट, ये भी कोई इस तरह की जस्टिफिकेशन नहीं बनती। अगरचे ये वाली बातें दोनों दुरुस्त हैं एट्रिया के मुतालिक, लेकिन यहाँ पर हम मोस्ट सुटेबल जस्टिफिकेशन ऑफ थिन वॉल्स ऑफ एट्रिया ढूंढ रहे हैं, तो इसमें ये फिट नहीं होते। दे हैव टू रिसीव द ब्लड फ्रॉम द वेन्स, अगेन दिस इज करेक्ट अबाउट द एट्रिया, लेकिन ये भी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि भाई इन्होंने ब्लड रिसीव करना है तो ये थिन वॉल रखेंगे। असल में जो सबसे ज्यादा सुटेबल जस्टिफिकेशन बनती है वो यहाँ पर यही बनती है कि चूंकि एट्रिया ने सिर्फ वेंट्रिकल्स तक ब्लड को पंप करना होता है, इस वजह से ये थिन वॉल्ड है। अगर ये पहला ऑप्शन यहाँ पे ना होता तो फिर बाकी कौन सा ऑप्शन है जिसको हम प्रेफर कर सकते थे? ऐसी सूरत में कोई और ऑप्शन हम इस जस्टिफिकेशन के लिए यूज कर सकते हैं। ऐसी सूरत में ये जो डी ऑप्शन है इसको हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि दे हैव टू रिसीव द ब्लड फ्रॉम द वेन्स, क्योंकि वेन्स से जिस पार्ट ने ब्लड रिसीव करना है तो वो थिन वॉल्ड होगा, लिहाजा उसमें ब्लड रिसीव होता जाएगा तो वो एक्सपेंड करता जाएगा। अगर वो बहुत ज़्यादा थिक वॉल होता तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ ब्लड वो रिसीव ना कर पाता। तो ये सेकंड प्रेफरेबल आंसर हो सकता है, बट फर्स्ट प्रेफरेबल आंसर यहाँ पर ये ए ही है। नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर ब्लड प्रेशर रीडिंग 130/80? आमतौर पर हम ब्लड प्रेशर की रीडिंग लेते हैं ना तो उसको इस तरह से लिखा जाता है 120/80 या 130/80 है, इस तरह से। तो ये जो रीडिंग है इससे क्या मुराद है, इसके मुतालिक कौन सी बात दुरुस्त है? तो इसमें ये कहता है कि एक ऑप्शन है कि द सिस्टोलिक प्रेशर इज़ 130, और हमेशा ऐसा ही होता है कि जो लेफ़्ट साइड पर हम इस बार के लेफ़्ट साइड पर हम जो प्रेशर शो करते हैं वो सिस्टोलिक प्रेशर होता है और राइट साइड पे डायस्टोलिक रखते होते हैं। तो ये ए तो बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा, द डायस्टोलिक प्रेशर इज़ 80, ये बात भी बिल्कुल दुरुस्त है। द ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग हार्ट कॉन्ट्रैक्शन इज़ 80, हार्ट कॉन्ट्रैक्शन के दौरान ब्लड प्रेशर 80 नहीं होगा, हार्ट रिलैक्सेशन के दौरान ब्लड प्रेशर 80 होगा। हार्ट कॉन्ट्रैक्शन के दौरान तो ब्लड प्रेशर 130 पे चला गया होता है, ठीक है, इसी वजह से तो उसको सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। इस वजह से ये थर्ड ऑप्शन गलत है, लिहाजा यहाँ पर हम पिक करेंगे 1 and 2, तो 1 and 2 इज गिवन इन द बी ऑप्शन, देयरफॉर इट इज करेक्ट। नंबर 13, अ मॉलिक्यूल दैट प्रोड्यूसेस एन इम्यून रिस्पॉन्स, यहाँ पर जो काबिल गौर वर्ड है वो है प्रोड्यूसेस एन इम्यून रिस्पॉन्स। तो इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप करने वाला जो मॉलिक्यूल है वो एंटीबॉडी है। अगर यहाँ पर प्रोड्यूसेस के बजाय स्टिमुलेट वर्ड यूज किया गया होता है कि मॉलिक्यूल दैट स्टिमुलेट्स एन इम्यून रिस्पॉन्स, तो फिर हम एंटीजन को पिक करते हैं, ठीक है, एंटीजन के जरिए इम्यून रिस्पॉन्स स्टिमुलेट होता है, बट प्रोड्यूस किसके जरिए हो रहा है? एंटीबॉडी के जरिए। तो एंटीबॉडी इज द राइट ऑप्शन। नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज नॉट इन्वॉल्व विद द डिफेंस रिस्पॉन्स? तो इरिथ्रोसाइट्स, ये रेड ब्लड सेल्स को कहा जाता है, आरबीसीज आर द इरिथ्रोसाइट्स।
एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। इनका काम डिफेंस के साथ नहीं है। अलबत्ता लिम्फोसाइट्स भी डिफेंस रिस्पॉन्स में इन्वॉल्व होते हैं, मैक्रोफेजेस भी और न्यूट्रोफिल्स भी, लिहाजा आंसर यहाँ पर ए बनेगा। नंबर 15, पेरिकार्डियल फ्लूइड इज प्रेजेंट। तो पेरिकार्डियल फ्लूइड कहाँ प्रेजेंट होता है? बिटवीन मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम, हरगिज नहीं। बिटवीन एपिकार्डियम एंड मायोकार्डियम, एपिकार्डियम एंड मायोकार्डियम भी नहीं है। बिटवीन द लेयर्स ऑफ द पेरिकार्डियम, यकीनन, क्योंकि जो पेरिकार्डियम दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है ना ये पेरिकार्डियम। इसका एक होता है आउटर पार्ट इसका वो फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू पर मुश्तमिल है, और दूसरा पार्ट इसका इनर पार्ट। तो जो इनर पार्ट है वो एक सीरस मेम्ब्रेन के तौर पर एक्ट करता है, इनर पार्ट। तो जो इनर पार्ट था उसके अंदर आप याद कीजिए उसमें मजीद दो लेयर्स थी, उसमें एक आउटर लेयर है, ठीक है, एक आउटर लेयर और एक इनर लेयर है इसमें। तो इसमें जो इनर लेयर होती है वो तो दरअसल एपिकार्डियम के तौर पर एक्ट कर रही होती है या एपिकार्डियम के साथ टाइटली अटैच होती है, जबकि आउटर पोर्शन ऑफ द इनर पार्ट ये इस आउटर पार्ट के साथ अटैच है, और यही दरअसल सीरस लेयर है। सीरस का मतलब है कि इट सीक्रीट्स पेरिकार्डियल फ्लूइड, लिहाजा पेरिकार्डियल फ्लूइड इज प्रेजेंट बिटवीन द लेयर्स ऑफ द पेरिकार्डियम। ये जो इनर पार्ट की दो लेयर्स हैं इसके दरमियान यहाँ पर पेरिकार्डियल फ्लूइड प्रेजेंट होगा। तो राइट आंसर ये बनेगा। आउटसाइड द पेरिकार्डियम हरगिज नहीं है, ये विद इन द पेरिकार्डियम पेरिकार्डियल फ्लूइड प्रेजेंट है। अच्छा, एन इम्यूनोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल ऑफ वट एवर क्लास, क्योंकि डिफरेंट क्लासेस होती हैं ना, जैसे IgA, IgM या IgG, इस तरह डिफरेंट क्लासेस हैं। तो कहते हैं कि किसी भी क्लासेस का ताल्लुक हो, हैज रीजन्स सिंबलाइज्ड एज C, V, H और L। आप जरा याद कीजिए कि हमने जो एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर पढ़ा था तो उसमें आपको बताया था कि ईच एंटीबॉडी कंसिस्ट ऑफ 2 हैवी चेन्स जिनको H से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ये 2 हैवी चेन्स प्रेजेंट हैं और 2 लाइट चेन्स हैं, ठीक है, उनको L से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। दीज आर 2 हैवी चेन्स, और इसके साथ ये एक लाइट चेन इस तरफ मौजूद होती है और दूसरी लाइट चेन इस तरफ मौजूद होती है, और हर एक चेन में हैवी और लाइट चेन्स में ये जैसे मिसाल के तौर पर लाइट चेन है, ये हैवी चेन, ये हैवी चेन, ये लाइट चेन, और हर एक चेन के अंदर कुछ हिस्सा वेरिएबल सीक्वेंस यानी उसको V से रिप्रेजेंट करेंगे और कुछ हिस्सा कांस्टेंट सीक्वेंस पर मुश्तमिल है उसको C से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ये वाली यहाँ पर टर्मिनोलॉजी यूज की गई है। तो कहता है कि a light chain has which of these regions। तो जो लाइट चेन है उसके अंदर कौन से रीजन मौजूद है? लाइट चेन मिसाल के तौर पर ये आप एक लाइट चेन ले लें तो उसमें एक वेरिएबल होगा और एक कांस्टेंट, यानी इसमें 1 कांस्टेंट एंड 1 वेरिएबल रीजन। यस, दिस शुड बी द राइट आंसर, क्योंकि लाइट चेन का पूछा जा रहा है तो उसमें ये यहाँ पर पॉसिबल आंसर है। 3 कांस्टेंट ये गलत हो जाएगा, 1H एंड 1L ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि पूछा ही आपसे लाइट चेन के मुतालिक जा रहा है कि अ लाइट चेन हैज, ठीक है, तो राइट ऑप्शन सिर्फ ये ए ही बनेगा यहाँ। 17, एंटीबॉडी इज कनेक्टेड विद। स्केलेटल सिस्टम से एंटीबॉडी का ताल्लुक नहीं है, डाइजेस्टिव के साथ भी नहीं है, रेस्पिरेटरी भी नहीं, ये तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। एंटीबॉडी इज कनेक्टेड विद द इम्यून सिस्टम। 18, which of the following is the first blood vessel that receives lymph from the lymphatic system? lymphatic system से आने वाले lymph को कौन सी blood vessel सबसे पहले receive करती है? तो वो आप याद कीजिए कि this is right subclavian vein. Right subclavian vein is the first blood vessel that receives lymph from the lymphatic system. Number 19, which is not involved in elicitation of इम्यून रिस्पॉन्स। एलिसिटेशन का मतलब है कि इम्यून रिस्पॉन्स को उभारने में कौन इन्वॉल्व नहीं होता? तो क्या ब्रेन का कोई रोल है इम्यून रिस्पॉन्स को एलिसिटेट करने के लिए? ब्रेन इज नॉट इन्वॉल्व, ठीक है, तो ब्रेन ही यहाँ पर आंसर बनेगा। ब्रेन शुड बी द आंसर क्योंकि दिस इज नॉट इन्वॉल्व। अदरवाइज लिम्फ नोड्स दे आर इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ लिम्फोसाइट्स। स्प्लीन ये भी चूंकि लिम्फ नोड इसका भी रोल है और थाइमस इज आल्सो अ लिम्फ नोड, सो इन तीनों का रोल हो सकता है सिवाय ब्रेन के। 20, द एवरेज
average resting stroke volume of the heart is 70 ml and the beats approximately 72 times per minute. ठीक है भाई, स्ट्रोक वॉल्यूम अभी मैंने आपको बताया कि विद ईच कार्डियक बीट जो अमाउंट ऑफ ब्लड हार्ट पंप करेगा उसको स्ट्रोक वॉल्यूम कहेंगे, और एक नॉर्मल इंसान का रेस्ट की हालत में जो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो 70 ml है। रेस्ट की हालत में ज़्यादा होगा स्ट्रोक वॉल्यूम या जब कोई हार्ड एक्टिविटी परफॉर्म की जा रही होगी उस वक्त स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा होगा? आप क्या समझते हैं किस वक्त ज़्यादा होगा? आप ये क्या समझते हैं हार्ड ये जो स्ट्रोक वॉल्यूम है ये किस वक्त ज़्यादा होता है? ये बेटा जब हम कोई हार्ड एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं उस वक्त ज़्यादा हो जाता है, लेकिन रेस्ट की हालत में ये कम होता है। तो रेस्ट की हालत में ये स्ट्रोक वॉल्यूम 70 ml है और जो बीट्स पर मिनट यहाँ पर कैलकुलेट हुई हैं वो है अप्रॉक्सीमेटली 72। तो ये 72 है, दिस इज एक्चुअली हार्ट रेट। और पूछा गया है कि दिस वुड रिजल्ट इन विच कार्डियक आउटपुट, तो इनमें से कार्डियक आउटपुट क्या होगा? तो कार्डियक आउटपुट CO कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू हार्ट रेट, अभी हमने इस बात का जिक्र किया था, हार्ट रेट इनटू द स्ट्रोक वॉल्यूम। और चूंकि हार्ट रेट आपके पास गिवन है 72 और जबकि आपके पास स्ट्रोक वॉल्यूम गिवन है 70 ml, तो ऐसी सूरत में आप ये कार्डियक आउटपुट कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके देखें तो आपके पास तकरीबन कोई ये 5000 ml आ जाएगा, 5000 ml, और 5000 ml का मतलब होता है 5 लीटर, लिहाजा जो राइट आंसर बनेगा वो ये 5 लीटर बन जाएगा। 5000 समथिंग फिगर आएगी अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके देखें तो इस तरह से ये कार्डियक आउटपुट निकाला जाता है। तो आपको अगर किसी भी सिचुएशन में ये वैल्यूज गिवन हो तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट करेंगे। नंबर 21, एंटीजन बाइंडिंग साइट्स ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स। एंटीजन की बाइंडिंग कहाँ पर होती है? अभी मैंने आपको ये स्ट्रक्चर शो किया, ये 2 हैवी चेन्स थी और इनके साथ 2 लाइट चेन्स। तो एक्चुअली जो एंटीजन बाइंडिंग साइट है वो ये इस जगह पर, एक ये एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है और एक ये एंटीजन बाइंडिंग साइट है। तो इसमें इस जगह पर कौन सा सीक्वेंस होता है? वेरिएबल, नॉट कांस्टेंट। लिहाजा कांस्टेंट रीजन ऑफ लाइट चेन ये तो वैसे रिजेक्ट कर दें, इन तीनों में वेरिएबल रीजन है। वेरिएबल रीजन ऑफ बोथ हैवी एंड लाइट चेन, यस ऑब्वियसली हैवी और लाइट चेन दोनों का जो वेरिएबल रीजन है वो दरअसल ये बाइंडिंग साइट के तौर पर एक्ट करेगा, जबकि वेरिएबल रीजन ऑफ लाइट चेन या वेरिएबल रीजन ऑफ हैवी चेन को अकेला हम यहाँ पर कंसिडर नहीं कर सकते। लिहाजा राइट आंसर ये ए बन गया। 22, which of the following part of the lymphatic system has direct connection with the blood circulatory system? तो lymphatic system का कौन सा पार्ट डायरेक्टली कनेक्टेड है? एडिनोइड्स इनका डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, ना ही लैक्टील्स डायरेक्टली ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ कनेक्टेड है। But thoracic lymphatic duct, which is the largest lymph vessel, it is directly connected with the right subclavian vein. इस वजह से ये यहाँ पे आंसर बन सकता है। और थाइमस ग्लैंड भी डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। यानी यहाँ पर असल में बात इस सेंस में पूछी जा रही है कि लिम्फेटिक सिस्टम की कौन सी वेसल है जो कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ आकर कनेक्ट हो रही है। वैसे तो बाकी जितने भी ये लिम्फेटिक सिस्टम के पार्ट्स हैं उनको ब्लड सप्लाई भी मिल रही होती है, उनके साथ कैपिलरीज भी आसपास मौजूद होती हैं, लेकिन ये डायरेक्ट रिलेशनशिप ये थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट का बनेगा। नंबर 23, which of the following are T cells of the immune system? प्लाज्मा ये तो बी सेल की टाइप है, इस वजह से इसको हम इधर से रिजेक्ट कर सकते हैं। लिम्फोसाइट, मैक्रोफेजेस ये टी सेल नहीं होते हैं, इसको भी रिजेक्ट किया जा सकता है। साइटोटॉक्सिक, ये साइटोटॉक्सिक टी सेल इसकी टाइप है। हेल्पर सेल्स, yes these are also the type of the T cell। so ये तो बिल्कुल absolutely correct है, बट यहाँ पर इस ऑप्शन के अंदर CD4 CD8 तक तो बात ठीक थी, लेकिन प्लाज्मा सेल की वजह से ये ऑप्शन भी रिजेक्ट हो गया। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। Number 24, atria differs from the ventricles in that they have a higher blood pressure। atria के अंदर ब्लड प्रेशर वेंट्रिकल से हमेशा लो होता है, तो इस वजह से ये डिफरेंशिएटिंग पॉइंट नहीं हो सकता। रिसीव्स ब्लड फ्रॉम द वेन्स, हाँ एट्रिया इस पॉइंट ऑफ व्यू से वेन से जरूर डिफर कर सकते हैं, क्योंकि वेन्स को ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से
वेंट्रिकल से जरूर डिफर कर सकते हैं, क्योंकि वेंट्रिकल्स को ब्लड एट्रिया से मिलता है, जबकि एट्रिया रिसीव्स द ब्लड फ्रॉम द वेन्स। वेंट्रिकल्स डायरेक्टली कभी भी वेन से ब्लड नहीं लेते, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से दे कैन बी डिफरेंट फ्रॉम द वेंट्रिकल्स। आर लार्जर तो होते नहीं है, ये स्मॉलर होते हैं, एंड हैव थिकर वॉल, ये भी गलत है, इनकी वॉल थिनर होती है। सो ओनली डिफरेंशिएटिंग पॉइंट इज दे रिसीव ब्लड फ्रॉम द वेन्स। जी बेटा, सर इसका ए ऑप्शन क्यों नहीं ठीक हो सकता? हैव अ हायर ब्लड प्रेशर। बेटे क्या एट्रिया के अंदर ब्लड प्रेशर हायर होता है वेंट्रिकल से? बताइए, अगर कोई डाउट है तो क्लियर करें ना बेटे, बताएं आपकी माइंड में क्या ऐसा बन रहा है कि एट्रिया हैज हायर ब्लड प्रेशर, हैव हायर ब्लड प्रेशर देन वेंट्रिकल? ज्यादा ब्लड प्रेशर नहीं होता। देखो ज्यादा ब्लड प्रेशर किस में होता है? वेंट्रिकल में। देखो एट्रिया होते हैं थिन वॉल, तो ये थिन वॉल बहुत ही इनकी जो कॉन्ट्रैक्शन है वो भी बहुत ही वीक सी कॉन्ट्रैक्शन होती है, इस वजह से बहुत ज्यादा प्रेशर इनके अंदर नहीं बनता, सही है। लेकिन वेंट्रिकल, उसमें जैसे लेफ्ट वेंट्रिकल उसकी वॉल बहुत ज्यादा थिक है और बहुत विग्रसली वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो उसका प्रेशर बहुत हाई हो जाता है। आपको याद होगा हमने लेक्चर के अंदर वो एट्रियल प्रेशर, वेंट्रिकुलर प्रेशर, उसके ग्राफ्स आपको दिखाए थे, तो उसमें जो वेंट्रिकुलर प्रेशर था उसका ग्राफ वो ऊपर तक जाता था, लेकिन जो एट्रियल प्रेशर उसका ग्राफ बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाता था, ठीक है। तो इस वजह से ये बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं है कि दे हैव हायर ब्लड प्रेशर। क्लियर? Yes, sir. 25. Which of the following prevents the atrioventricular valve cusps from opening into the atria during ventricular systole? देखो ये होता है इस तरह से कि ये सपोज करें कि एट्रिया और नीचे यहाँ पर ये वेंट्रिकल्स मौजूद हैं, here are the ventricles, तो उसमें ये लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल और यहाँ पर ये एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व्स मौजूद होते हैं, here are the atrioventricular valves। अब कहते हैं कि जब ये वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ऐसी सूरत में ये जो एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व के फ्लैप्स हैं ये अपवर्ड मूव करेंगे, तो जैसे ही अपवर्ड मूव करते हैं तो उस वक्त कौन है जो इनको ऊपर की तरफ बेंड होने से रोकता है? तो वो दरअसल कॉर्डी टेंडनी होते हैं, विच आर प्रेजेंट बिलो द वेल्व कस्प। इनके नीचे यहाँ पर ये कॉर्डी टेंडनी प्रेजेंट है, जिनकी वजह से वेंट्रिकुलर सिस्टोल के दौरान जब ये वेल्व फ्लैप्स ऊपर की तरफ मूव करें तो एक पॉइंट पर आकर ये रुक जाएंगे ड्यू टू कॉर्डी टेंडनी। अदरवाइज ये कॉर्डी टेंडनी अगर वीक हो जाए तो ये ऊपर की तरफ यूं बेंड हो जाएंगे और इस तरह से ये जो एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व्स हैं एक दफा फिर खुल जाएंगे, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पर कॉर्डी टेंडनी बनेगा। एंटीजन बाइंडिंग साइट इज इन एन एंटीबॉडी इज फाउंड बिटवीन, तो एंटीजन बाइंडिंग साइट अभी जिक्र हुआ था, इसी तरह का क्वेश्चन था कि टू लाइट चेन्स के दरमियान एंटीजन बाइंडिंग साइट है, नो, टू हैवी चेन्स के दरमियान है, ऐसा भी नहीं है, वन हैवी एंड वन लाइट चेन, बिल्कुल, और बोथ बी एंड सी, ये और ये नहीं, ये तो गलत है, हाँ सिर्फ ये सी ही बनेगा, वन हैवी एंड वन लाइट चेन, ठीक है। तो ये राइट आंसर है। 27. The conversion of antigen into harmless insoluble matter by antibodies, जब एंटीबॉडी एंटीजन के साथ रिएक्ट करती हैं और उसको हार्मलेस इनसॉल्युबल उसमें कन्वर्ट कर देंगी, तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा? दिस प्रोसेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। ये कोई जैसे टॉक्सिन है वो हार्मफुल था, बट व्हेन एंटीबॉडीज आर अटैच विद द टॉक्सिन तो वो फिर न्यूट्रलाइज हो जाएगा, वो हार्मफुल नहीं रहेगा, इसको कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। 28. Let's suppose that the thickness of the wall of the right ventricle is 3 millimeter. ये वैसे ही सपोज कर रहे हैं हम, ठीक है, इन ऑर्डर टू चेक द कॉन्सेप्ट कि जो राइट वेंट्रिकल उसकी वॉल अगर 3 मिलीमीटर मोटी है, एक्चुअली कितनी मोटी है ये यहाँ पर एग्जैक्ट फिगर नहीं दी हुई, ये जस्ट हम सपोज करें इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। व्हाट वुड बी द एक्सपेक्टेड थिकनेस ऑफ द वॉल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल? तो यहाँ पर आप असूल ये है कि आपको बताया था कि जो राइट वेंट्रिकल होता है उसकी वॉल की थिकनेस लेफ्ट वेंट्रिकल के मुकाबले में 3 गुना कम होती है। लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल और राइट वेंट्रिकल की वॉल में जो रेशो है वो 1:3 का बनता है। अगर ये 3 मिलीमीटर है, ये 3 मिलीमीटर है, तो ऐसी सूरत में इसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए? इसकी थिकनेस लाजमी तौर पर 9 मिलीमीटर होनी चाहिए, क्योंकि 3 टाइम्स ज्यादा होगी ना, तो इस वजह से ये 3
1:3 ये ऐसे बनेगा। तो राइट आंसर यहाँ पे 9 मिलीमीटर बनेगा। अब इससे ये मतलब मत लीजिएगा कि एग्जैक्टली इसकी 9 मिलीमीटर थिक वॉल होती है, ये जस्ट हमने इस कॉन्सेप्ट को चेक करने के लिए इस तरह का क्वेश्चन यू सेट किया। अच्छा 29, एंटीबॉडी इंड्यूसेस द फॉर्मेशन ऑफ एंटीजन। एंटीबॉडी क्या करती है, क्या ये फॉर्मेशन ऑफ एंटीजन को इसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। एंटीजन की फॉर्मेशन तो एंटीबॉडी के जरिए नहीं होती, इस वजह से इस ऑप्शन को हम रिजेक्ट कर देंगे। हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ WBC, इसका ताल्लुक भी नहीं है। एंटीबॉडी इज फॉर्म्ड बाय WBC, यस एंटीबॉडी इज अ प्रोडक्ट ऑफ सम WBC सच एज बी लिम्फोसाइट, और उसके फिर डेरिवेटिव होते हैं प्लाज्मा क्लोन सेल जो कि एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं। इस वजह से ये तो बिल्कुल दुरुस्त है, बाकी कोई इसके साथ मैच नहीं कर रहा। ठीक, नेक्स्ट इज एंटीबॉडीज आर फॉर्म्ड बाय, तो ये अभी जैसे जिक्र हुआ WBC से, तो कौन से WBC है वो, इत्तेफाक से ये सारे ही WBC गिवन है। तो एक्चुअली B cells आर इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, तो ये राइट आंसर बनेगा। 31, व्हाट आर द CD4 एंड CD8, क्लस्टर डिफरेंशिएशन 4 एंड क्लस्टर डिफरेंशिएशन 8, ये क्या चीज होते हैं। दे आर द मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ T cell where they enhance cellular interaction। जो T cells होते हैं ना, उनकी सरफेस पर कुछ पर्टिकुलर सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं जिनसे उन T cells का इंटरेक्शन बाकी सेल्स के जरिए हो रहा होता है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त साबित लग रही है। अच्छा, रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ नेचुरल किलर सेल्स, तो नेचुरल किलर सेल्स के ऊपर, नेचुरल किलर सेल्स जो होते हैं ना वो CD8 टाइप के तो होते हैं, CD4 नहीं है उस पर। प्रोटीन सीक्रेटेड बाय द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, नो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स तो जैसे वो मैक्रोफेजेस या डेंड्रिटिक सेल्स होते हैं, तो ये उनकी प्रोटीन्स नहीं है, लेकिन जो T सेल्स की सरफेस पर मौजूद मॉलिक्यूल्स हैं वो जरूर हो सकते हैं। मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस ऑफ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स वेयर दे एनहांस B सेल एक्टिविटी, ये भी गलत है। सो राइट ऑप्शन इज A इज क्वाइट करेक्ट अबाउट द CD4 एंड CD8। जैसे जो हेल्पर T सेल्स हैं वो CD4 सेल्स होते हैं और साइटोटॉक्सिक T सेल आर द CD8 cells। 32, a non-infectious, unnatural, unusual reaction to a substance or condition is, तो एक नॉन इन्फेक्शियस किस्म का अननेचुरल अनयूजुअल रिएक्शन क्या होगा, टॉक्सिन होंगे वो या एलर्जी या इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन तो वैसे ही कह दिया नहीं है, ये इम्यूनिटी भी नहीं हो सकता, टॉक्सिन से भी रिलेट नहीं कर रही स्टेटमेंट, सो इट मस्ट बी एलर्जी। तो एलर्जी की ये डेफिनेशन है। ये एंटीबॉडी फॉर्मेशन एंड इम्यूनिटी प्रोडक्शन बाय द ग्लोबुलिन प्रोटीन इज फाउंड इन, ग्लोबुलिन प्रोटीन के जरिए जो एंटीबॉडी की फॉर्मेशन और एंटीबॉडी एंड इम्यूनिटी प्रोडक्शन है वो कहां पर हो रही है, तो प्लाज्मा में या साइटोप्लाज्म ऑफ आरबीसी। आरबीसी से तो इसका ताल्लुक नहीं है, ब्लड प्लेटलेट से भी इसका ताल्लुक नहीं है, हीमोग्लोबिन ऑफ आरबीसी से भी रिलेशन नहीं है, तो प्लाज्मा ही यहाँ पर सूटेबल ऑप्शन बचता है जो इसके साथ रिलेट करता है। 34, वेयर आर सेमिलुनर वेल्व्स टू बी फाउंड इन द मैमेलियन हार्ट, तो सेमिलुनर वेल्व्स कहाँ मौजूद होते हैं मैमेलियन हार्ट में या ह्यूमन हार्ट में, एट द प्लेसेस वेयर द ब्लड लीव्स वाया द अयोर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरीज। यस, यानी जो पल्मोनरी आर्टरी जिसको पल्मोनरी ट्रंक भी हम कहते हैं और अयोर्टा, ये जहां से ओरिजिनेट हो रहे हैं वहां पर बेस में ये मौजूद हैं सेमिलुनर वेल्व, तो ये बिल्कुल सही एड्रेस बताया जा रहा है। ऑन द राइट साइड ऑफ द हार्ट ओनली, ये गलत है। वेयर द पल्मोनरी वेन्स अटैच टू द हार्ट, पल्मोनरी वेन्स जहां पर अटैच हो रही हैं, तो ये जो सेमिलुनर वेल्व्स हैं दे आर नॉट देयर, वहां पर वो वेन्स के अपने वेल्व्स होते हैं, बट जो हार्ट के सेमिलुनर वेल्व्स हैं वो ये वाले नहीं है। वेयर ब्लड गोज फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल, तो एट्रिया से वेंट्रिकल में जहां से ब्लड जाता है वो तो एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व्स होते हैं, वो सेमिलुनर वेल्व्स कहलाते ही नहीं है, इस वजह से ये भी नहीं। सो राइट ऑप्शन ये सिर्फ ये बचेगा। 35, in the human heart left ventricles opens into the, तो लेफ्ट वेंट्रिकल आप याद कीजिए ये कहां पे ओपन होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल की एक ओपनिंग तो एट्रियम की तरफ है, ठीक है, लेकिन वहां पर वाल्व लगा हुआ वो क्लोज हो जाता है, तो इसको हम ये नहीं कह सकते कि इट ओपन्स इनटू द, क्योंकि ब्लड तो उधर जाता ही नहीं एट्रियम में,
लेकिन लेफ्ट वेंट्रिकल से अयोल्टा जरूर ओरिजिनेट होता है. सो द ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल गोज इनटू द अयोल्टा. इस वजह से हम कह सकते हैं कि लेफ्ट वेंट्रिकल ओपन्स इनटू द अयोल्टा. ठीक. 36. अच्छा, यहां पर देखो ये कॉन्सेप्ट याद रखें कि ये कहा जा सकता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल रिसीव्स ब्लड फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम एंड डिस्ट्रीब्यूट्स ब्लड टू द अयोल्टा. इस तरह से करके एक और एमसीक्यू भी इसी इंफॉर्मेशन से हम बना सकते हैं. 36 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज बाइकस्पिड वाल्व. तो एक ही बाइकस्पिड वाल्व हार्ट के अंदर लोकेटेड है, उसकी आपको लोकेशन बताई थी. कौन सी होती है? लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व इज द ओनली बाइकस्पिड वाल्व ऑफ द हार्ट, जबकि ये बाकी सारे ट्राइकस्पिड इन नेचर है. 37 व्हाई इज द वेलोसिटी ऑफ द ब्लड फ्लो द लोएस्ट इन द कैपिलरीज. कैपिलरीज में हमने पढ़ा था ना कि वेलोसिटी ऑफ द ब्लड बहुत लो हो जाती है, तो वहां पर वेलोसिटी सबसे कम क्यों है, हालांकि वेन्स के अंदर फिर बढ़ना शुरू हो जाती है. तो इसकी जस्टिफिकेशन क्या हो सकती है? द डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज टू लो टू डिलीवर द ब्लड टू द कैपिलरीज एट अ हाई फ्लो रेट. डायस्टोलिक प्रेशर तो वैसे ही लो होता है, वो तो ब्लड को पंप करता ही नहीं है. असल में तो सिस्टोलिक प्रेशर पंप करता है. तो यहाँ पर अगर ये वर्ड डायस्टोलिक की जगह सिस्टोलिक होता तो चले फिर हम इसको कंसिडर कर सकते थे. ठीक है. द सिस्टमिक कैपिलरीज आर सप्लाइड बाय द लेफ्ट वेंट्रिकल. लेफ्ट वेंट्रिकल से सिस्टमिक कैपिलरी सप्लाई हो रही है बिल्कुल. which has a lower cardiac output than the right one. नहीं भाई, लेफ्ट साइड का जो कार्डियक आउटपुट है वो राइट के मुकाबले में ज्यादा होता है. ये बात भी उल्टी लिखी हुई है, तो इस वजह से ये जस्टिफिकेशन नहीं हो सकती कि कैपिलरीज में ये लोएस्ट वेलोसिटी क्यों है. तो ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है. फिर तीसरा देखिए कि द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कैपिलरीज इज लार्जर देन द टोटल एरिया ऑफ द आर्टरियोल्स. अब वो जो टोटल सरफेस एरिया की हमने बात की थी, क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो जैसे जैसे नंबर ऑफ वेसल्स इंक्रीज होती जाती हैं तो टोटल सरफेस एरिया इंक्रीज होता जाता है. और आपको बताया था कि वेलोसिटी जो होती है, वेलोसिटी ऑफ द ब्लड, वेलोसिटी ऑफ ब्लड, ये टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया के साथ इसका रिलेशन क्या समझाया था आपको? इसका रिलेशन डायरेक्ट है या इनवर्स है? तो एक्चुअली इट हैज इनवर्स रिलेशनशिप विद टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया. तो जैसे जैसे टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज होता जाएगा तो वेलोसिटी कम होती जाएगी. और यही असल में जस्टिफिकेशन बनती है कि कैपिलरीज का जो टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो हाईएस्ट है, देयरफॉर इट हैज लोएस्ट वेलोसिटी. सो दिस इज द पॉसिबल जस्टिफिकेशन. अदरवाइज कैपिलरीज आर फार फ्रॉम द हार्ट एंड ब्लड फ्लो स्लोज एट डिस्टेंस फ्रॉम द हार्ट इंक्रीजेस. तो अगर हम इस वाली बात को सोचें कि भाई ये हार्ट से बहुत दूर है, इस वजह से यहाँ पर वेलोसिटी कम हो गई है, तो कैपिलरीज से जो वेन्यूल्स होती हैं वो और ज्यादा दूर हो जाती हैं. वेन्यूल के मुकाबले में वेन्स और ज्यादा दूर हो जाती हैं और वेना केवा फिर और ज्यादा दूर हो जाते हैं. मैंने आपको समझाया था ना कि भाई वेना केवा वैसे तो हार्ट के साथ वापस आके कनेक्ट हो रहा है, लेकिन हम इसको ये नहीं कहेंगे कि हार्ट के बहुत करीब है. एक्चुअली अगर आप सर्किट देखें तो सर्किट दूसरी तरफ से घूम के आ रहा है, अयोल्टा, आर्टरीज, आर्टरियोज और फिर कैपिलरी. तो इस तरह से वेना केवा सबसे दूर दराज इलाके में, लेकिन वेना केवा में तो वेलोसिटी बहुत ज्यादा आती है. तो अगर ये वाला रीजन हम सोचें तो फिर तो वेना केवा में लीस्ट वेलोसिटी होनी चाहिए थी, वो सबसे दूर वाला हिस्सा है. ठीक है, तो ये भी जस्टिफिकेशन नहीं बनती. अच्छा जी, तो 38 एंटीबॉडीज आर प्रोटीन्स होती हैं या ये न्यूक्लिक एसिड है या कार्बोहाइड्रेट्स या लिपिड्स हैं? सो दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन. एंटीबॉडीज आर एक्चुअली प्रोटीन्स. यहाँ पर अगर ग्लाइकोप्रोटीन वर्ड होता तो उसको भी हम ऑप्ट कर सकते थे, क्योंकि एंटीबॉडीज के साथ कुछ कंजुगेट्स अटैच होते हैं, कुछ पॉलीसेक्राइड्स मॉलिक्यूल्स भी उसके साथ कंजुगेट कर रहे होते हैं. तो इस तरह से एंटीबॉडीज की नेचर ग्लाइकोप्रोटीन भी कंसिडर की जाती है. अच्छा, 39 the inner part of the pericardium is made up of two membranes. The inner membrane is attached to the, तो अभी हमने जिक्र किया था, अभी मैं समझाते हुए बता रहा था कि इनर मेम्ब्रेन जो होती है इनर पार्ट की, वो एपिकार्डियम के साथ बिल्कुल फ्यूज्ड होती है. तो यहाँ पर आंसर बनेगा एपिकार्डियम. अच्छा, उसके बाद फिर देखिए कि अ पर्सन इज इंजेक्टेड विद गामा ग्लोबुलिन्स, जो कि एंटीबॉडी की किस्म है, अगेंस्ट द हेपेटाइटिस बी. तो ये जो इसको
प्रोसीजर दिया गया है, इट इज आर्टिफिशियली एक्वायर्स पैसिव इम्यूनिटी कहलाएगी। है तो ये पैसिव, क्योंकि रेडीमेड फॉर्म में हम एंटीबॉडीज दे रहे हैं ना, तो है तो ये पैसिव। इस वजह से ये एक्टिव वाले दोनों ऑप्शंस को हम निकाल सकते हैं यहाँ से, पैसिव पैसिव। लेकिन क्या आर्टिफिशियली एक्वायर्स पैसिव इम्यूनिटी है या नेचुरली एक्वायर्स पैसिव इम्यूनिटी है, ये कौन सी होगी? तो दरअसल हम अगर ये गामा ग्लोबुलिन्स एंटीबॉडीज को प्रोवाइड कर रहे हैं खुद से, तो इसका मतलब है कि ये हमने खुद कहीं से सिंथेसाइज करवाई हैं, तो ये आर्टिफिशियल में इंक्लूड होगा। अगर हम यहाँ पर ये कहते हैं ना कि मदर से उसके यंग वन को मिल रही हैं, तो वो फिर नेचुरली एक्वायर्स पैसिव इम्यूनिटी कहलाती। लेकिन यहाँ पे मदर का जिक्र नहीं आ रहा, एक पर्सन वो वैसे इसको ले रहा है किसी से, तो ये फिर आर्टिफिशियली एक्वायर्स में आ जाएगा। 41 Which of the following is a major? अच्छा, यहाँ पर ना एक इंटरेस्टिंग बात जहन में आ गई, उसको साथ शेयर करते जाते हैं। जैसे अभी ये पिछले दिनों कोरोना जब बहुत ज़्यादा ज़ोर शोर से फैला हुआ था, तो आपने सुना होगा कि एक कराची के एक हेमाटोलॉजिस्ट थे, उन्होंने एक अप्रोच पेश की कि अगर जिन लोगों को ऑलरेडी कोरोना हो चुका है, तो उन कोरोना वाले पेशेंट की बॉडी से हम एंटीबॉडीज कलेक्ट कर लें, उनका जो ब्लड प्लाज्मा जिसमें एंटीबॉडीज मौजूद होंगी वो हम कलेक्ट करके, तो जो पेशेंट है कोरोना के उनको अगर हम वो लगाएं, तो ये जो प्रोसीजर होगा इसमें जो इम्यूनिटी हम उस कोरोना पेशेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं, ये कौन सी होगी? आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी होगी। ऑप्शंस यही आपके पास हैं। क्या होगा वो? अगर हम वो किसी जो ऑलरेडी कोरोना का शिकार शख्स है जो अब ठीक हो चुका है, तो उसकी बॉडी से हम ये प्लाज्मा लेकर और उसकी एंटीबॉडीज को हम किसी पेशेंट की बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, तो ये क्या चीज होगी इसमें? आर्टिफिशियल। ये आर्टिफिशियल नहीं होगी, ये नेचुरल होगी। मैं यही फर्क समझाना चाह रहा था कि देखो, वो चूंकि एक आपने ह्यूमन बीइंग से उसको डायरेक्टली लेकर दूसरे ह्यूमन बीइंग में दिया ना, तो ये नेचुरल हो जाती है। जैसे एक मदर से उसके यंग वन को जो एंटीबॉडीज मिल्क के थ्रू मिल रही होती है, वो भी नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी होती है। इसी तरह ये भी नेचुरल है। आर्टिफिशियल वो होगी जो आपने लेबोरेटरी के अंदर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करवाई है ना, तो उन एंटीबॉडीज को अगर आप किसी को देते हैं, तो वो फिर आर्टिफिशियल में इंक्लूड होगा। क्लियर होगी बात क्या जी? 41 which of the following is a major lymph node in a male body? यहाँ पर ये मेल बॉडी बस थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए वर्ड ऐड किया है, ताकि थोड़ा बच्चे यहाँ पर प्रोस्टेट ग्लैंड की तरफ सोचना शुरू कर दें। तो एक्चुअली प्रोस्टेट ग्लैंड तो लिम्फ नोड है ही कोई नहीं, ठीक है। अगरचे ये मेल बॉडी के अंदर पाया जाता है, इसमें कोई शक नहीं है, बट ये लिम्फ नोड है ही नहीं। तो जो मेजर लिम्फ नोड है ना, वो इन सब में सिर्फ थाइमस है। मेल में भी ये और फीमेल की बात होती तो तब भी यही होता, ठीक है। तो बस मेल यहाँ पर सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए वर्ड ऐड किया था, और यकीनन यहाँ पे आंसर आए होंगे जिन्होंने प्रोस्टेट ग्लैंड को पिक किया होगा जी। 42 which of the following prevents the heart from being overstretched or overfilled with the blood? तो हार्ट के अंदर कहीं ज्यादा ब्लड ना आ जाए, या कभी ज्यादा एक्साइटेशन में कहीं इतना ज्यादा ये फूल ना जाए कि ये फट जाए या सीने से बाहर निकल आए, तो अल्लाह ताला ने इस चीज का बंदोबस्त कर रखा है। वो क्या है कि देयर इज एन इनइलास्टिक नेचर ऑफ द पेरिकार्डियम, जिसकी वजह से ये हार्ट ओवर एक्साइट नहीं करता, ओवर स्ट्रेच नहीं होता, ओवर फिल्ड नहीं होता, ठीक है। लिमिटेड स्पेस ऑफ द मीडियस्टीनम, ये इसका रीजन नहीं है कि मीडियस्टीनम के अंदर जगह तंग है, ठीक है। और ना ही यहाँ पर ये इंटरकोस्टल मसल्स एंड द रिब्स, अगरचे ये वाले जो फैक्टर्स हैं किसी हद तक कंट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन जो प्राइमरी चीज है ना, वो ये इनइलास्टिक नेचर ऑफ द पेरिकार्डियम है, क्योंकि इसका वो जो आउटर पार्ट थिन वो फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू है, जिसकी वजह से इसकी ओवर स्ट्रेचिंग पॉसिबल नहीं है। और प्रेजेंस ऑफ कार्डियक मसल्स इन द मायोकार्डियम, ये तो सिरे से ही नहीं है, ठीक है। तो ए के बाद जो बाकी पॉसिबल ऑप्शन थे वो बी या सी हो सकते थे, लेकिन असल में ए ज्यादा सुटेबल है बाकियों के मुकाबले में, इस वजह से हम इसको पिक करेंगे। Number 43, in human systemic circuit, blood will pass through all except which of the following? देखो, सिस्टमिक सर्किट में ब्लड लिम्स में भी जाएगा, गट में भी जाएगा, ब्रेन में भी जाएगा, लेकिन लंग्स में नहीं जाएगा, क्योंकि लंग्स इज द पार्ट ऑफ पल्मोनरी सर्किट, ये सिस्टमिक सर्किट का हिस्सा नहीं है, सही। 44, if a physician hears two lub sound instead of one, then which one of the following condition is true? तो ये देखो, दो साउंड होते हैं लब डब,
तो लब साउंड ये एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व के क्लोज होने पर अपीयर होता है, और डब साउंड सेमिल्यूनर वाल्व के क्लोज होने पर अपीयर होता है। तो एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स भी दो हैं, सेमिल्यूनर वाल्व्स भी दो हैं। लिहाजा अगर जो पहला साउंड है लब साउंड, अगर वो एक की वजह दो सुनाई दे रहा है, जब स्टेथोस्कोप पर सुना तो लब लब डब ऐसे करके आवाज आ रही है, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो जो दो एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स थे वो क्लोज एक साथ नहीं हो रहे। तो देखिए ऑप्शंस में द सेमिल्यूनर वाल्व्स आर नॉट क्लोजिंग साइमल्टेनियसली, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि फर्स्ट हार्ट बीट साउंड की बात हो रही है, तो ये एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व की क्लोजिंग की वजह से होता है, ठीक है। द एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स आर नॉट क्लोजिंग एट द सेम टाइम, यस दिस इज पॉसिबल आंसर। और एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व सेमिल्यूनर वाल्व्स आर नॉट क्लोजिंग एट द सेम टाइम, ये तो वैसे भी सेम टाइम पे क्लोज होते ही नहीं है, ठीक है, ये हमेशा डिफरेंट टाइम पे क्लोज होंगे। और द एट्रियल ब्लड इज फ्लोइंग बैकवर्ड एंड कॉजिंग द एक्स्ट्रा साउंड, ये भी गलत है, ठीक है। तो यही आंसर यहाँ पे सूट कर रहा है। 45 एवरेज ब्लड प्रेशर इज लोएस्ट इन विच स्ट्रक्चर, तो हमारे बॉडी के किस हिस्से में एवरेज ब्लड प्रेशर लोएस्ट होता है। तो ब्लड प्रेशर आप याद करें, वेलोसिटी मैंने आपको समझाया था कि वो लोएस्ट होती है कैपिलरीज में, लेकिन ब्लड प्रेशर लोएस्ट कैपिलरीज में नहीं होता। ब्लड प्रेशर का ताल्लुक वो हार्ट के साथ डिस्टेंस के साथ है, तो जो पार्ट हार्ट से ज्यादा डिस्टेंस पर होगा उसमें सबसे कम ब्लड प्रेशर होगा। और आप देखिए कि कैपिलरीज, वेना केवी और आर्टरियोज और आर्टरीज के मुकाबले में सबसे जो दूर दराज का इलाका है हार्ट से वो दरअसल वेना केवी है। सो देयरफॉर दे हैव द लीस्ट ब्लड प्रेशर, ठीक है। वेलोसिटी हमेशा लोएस्ट होगी कैपिलरीज में, लेकिन जो ब्लड प्रेशर लोएस्ट होगा वो वेना केवा में होगा, क्योंकि ये सबसे दूर है। आप ये मत समझिए कि वेना केवा तो डायरेक्ट हार्ट से कनेक्ट हो रहे हैं, नो, ये सर्किट की डायरेक्शन के लिहाज से देखा जाए तो ये सबसे आखिर में इनका नंबर आ रहा है। 46 हार्ट एक्साइटेशन ओरिजिनेट्स फ्रॉम, तो हार्ट की जो एक्साइटेशन है कहां से ओरिजिनेट होती है, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड से, एवी नोड से, या इंटरकलेटर डिस्क, या साइनोएट्रियल नोड, या फिर मेडुला ऑब्लंगेटा ऑफ द हाइंड ब्रेन। तो कई बच्चे एक्साइटेड होकर ये चूंकि ब्रेन बाकी चीजों को कंट्रोल करता है तो वो इसको ऑप्ट कर लेते हैं, जबकि गलत हो जाएगा। एक्चुअली हार्ट इज मायोजेनिक इन नेचर, इसका जो सेंटर ऑफ एक्साइटेशन है वो हार्ट के अंदर ही लोकेट करता है, व्हिच इज अ पेस मेकर, दैट इज साइनोएट्रियल नोड। तो ये राइट आंसर है यहाँ। 47 which is involved in human which is involved in the body defense, neutrophils इन्वॉल्व होते हैं, मैक्रोफेजेस इन्वॉल्व होते हैं, अच्छा लिम्फोसाइट भी इन्वॉल्व, सो ऑल ऑफ द अबव आर इन्वॉल्व्ड, ठीक है। 48 द MHC इज इंपॉर्टेंट इन T सेल्स एबिलिटी टू, MHC का T सेल्स की किस एबिलिटी के साथ ताल्लुक है, MHC इज इंपॉर्टेंट इन T सेल्स एबिलिटी टू आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक बैक्टीरियल पैथोजन, कि इससे ये पता चलेगा कि कोई बैक्टीरियल पैथोजन है, या रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक पैरासिटिक पैथोजन को रिकॉग्नाइज करने में MHC हेल्प करेगा, या टू आइडेंटिफाई स्पेसिफिक वायरसेस, या टू डिस्टिंग्विश सेल्फ फ्रॉम नॉन सेल्फ। तो एक्चुअली देखो ये यहाँ पर कोई एक ऑप्शन अगर ऐसा होता ना और ये वाला ऑप्शन ना होता तो फिर हम उसको पिक कर सकते थे बाकी किसी और तरह के ऑप्शंस के मुकाबले में, लेकिन यहाँ पर देखो सबसे ज्यादा जो जनरल यहाँ पर ऑप्शन बन रहा है ना वो है ये सेल्फ टू नॉन सेल्फ, यानी कौन सा पार्ट है जो हमारी बॉडी का अपना है और कौन सा हमारी बॉडी का अपना पार्ट नहीं है। तो ये MHC जो होते हैं ना, MHC इसके अंदर वो एंटीजन मौजूद होता है, उस एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ने अपने किसी प्रोटीन के साथ फॉरेन एंटीजन को मिलाकर अपनी सरफेस पे डिस्प्ले किया होता है ना, ये बात आपको समझाई थी। तो इस तरह से उस MHC के जरिए हमारे जो T सेल्स हैं वो इस बात की तमीज कर पाते हैं कि हमारी बॉडी का कौन सा पार्ट अपना है और कौन सा अपना नहीं है। तो जिसके पास वो एंटीजन्स मौजूद होंगे तो समझा जाएगा कि ये कोई फॉरेन पार्टिकल यहाँ पे मौजूद है। सो यहाँ पे आंसर बनेगा टू डिस्टिंग्विश सेल्फ फ्रॉम द नॉन सेल्फ। 49 द हार्ट वेल्स आर फॉर्म्ड बाय द फोल्ड्स ऑफ द, तो इसमें जो एंडोथीलियम होती है ना, एंडोकार्डियम, 3 लेयर्स होती हैं हार्ट की वॉल में, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। तो एक्चुअली हार्ट वेल्स आर कंपोज्ड ऑफ द फोल्ड्स ऑफ द एंडोकार्डियम, यहाँ पर आएगा एंडोकार्डियम, और इसके बाद फिर मेकिंग द डबल लेयर विद कनेक्टिव टिश्यू इन बिटवीन। इसके अंदर क्या चीज होती है, इसके अंदर कनेक्टिव टिश्यूज मौजूद होते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज,
लिहाजा यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या बनेगा, एंडोकार्डियम, कनेक्टिव टिश्यूज, दिस इज द राइट ऑप्शन. ब्लड which 50th है, which of the following differentiates T cells and the B cells. T cell और B cell में differentiation किस के जरिए की जा सकती है, देखिए कि T cells but not B cells can directly attack and destroy the invading pathogens. ये बात तो दुरुस्त है कि B cell directly attack नहीं करते, वो antibody secrete करते हैं, जबकि जो T cells हैं they can directly attack on the invading pathogens. T cells but not B cells have the surface marker. ये तो दोनों के पास होते हैं surface markers. T cell के ऊपर T cell receptor और B cell के ऊपर B cell receptor. Surface markers are found on both of them. Only B cells are produced from the stem cell of the bone marrow. नहीं, दोनों actually produce होते हैं bone marrow से, लेकिन वो जो T cells की maturation थी वो आपको बताया था thymus से, thymus के जरिए होती है. Produce दोनों bone marrow से होंगे, तो ये भी नहीं है. T cells but not B cells are stimulated to increase the rate of their cell cycle. ये तो दोनों के अंदर स्टिमुलेशन होती है और ये डिवाइड करते हैं और प्रोलिफरेट करते हैं, इनका नंबर इंक्रीज होता है, इम्यून रिस्पॉन्स प्रमोट होता है, तो ये भी. सो द पॉसिबल पॉइंट बाय विच यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन T cell एंड B cell वो ये A है. T cells but not B cells can directly attack and destroy the invading pathogens. 51. Inflammatory responses may include which of the following? Inflammatory responses: clotting proteins migrating away from the site of infection. क्या ये inflammatory response है कि जो clotting proteins है migrating away from the site of infection, clotting protein site of infection से दूर चली जाएं, ये inflammatory response हो सकता है? No, इसका कोई relation नजर नहीं आ रहा. Reduced permeability of the blood vessels to conserve plasma. No, inflammatory response में तो leakiness उसकी vessels की बढ़ जाती है ताकि ज्यादा से ज्यादा वहां पर blood plasma release हो सके. Release of substances to decrease the blood supply to an inflamed area. No, बल्कि वहां पर ये वेसल डायलेट कर जाती हैं ताकि वहां पर ज्यादा ब्लड का फ्लो और इसी वजह से वो रेडनेस अपीयर होती है, तो ये भी नहीं. Increased activity of the phagocytes in a inflamed area. बिल्कुल, देखो जो inflamed area है वहां पर phagocytic activity increase हो जाएगी, तो inflammatory response may include which of the following. So this is the right option which is related to this statement. Number 52. In thoracic cavity human heart is located. तो बताइए thoracic cavity human heart कहाँ पर मौजूद है? तो आपको ये point explain किया था कि जो हमारी इंटरकोस्टल स्पेसेस होती हैं, इंटरकोस्टल स्पेसेस में बिटवीन सेकंड एंड फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस द हार्ट इज एक्चुअली लोकेटेड. तो आपको ये पॉइंट बिल्कुल एज इट इज याद रखना है. 53. नेचुरली इंड्यूस्ड एक्टिव इम्यूनिटी मींस, नेचुरली इंड्यूस्ड यानी इंक्रीज्ड फ्लो ऑफ ब्लड या इंक्रीज्ड हार्ट बीट या रेजिस्टेंस डेवलप बिफोर डिजीज या रेजिस्टेंस डेवलप आफ्टर डिजीज. तो एक्चुअली देखो जब हम बीमार पड़ते हैं और बीमार पड़ने के बाद जब ठीक हो जाते हैं खुशकिस्मती से अल्लाह ताला की रहमत से, तो दरअसल हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम उस वक्त हरकत में आता है, तो एक एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप होती है. और ये चूंकि नेचुरली इंड्यूस हुई है तो इस वजह से इसे नेचुरली इंड्यूस एक्टिव इम्यूनिटी कहा जाएगा, यानी रेजिस्टेंस डेवलप आफ्टर डिजीज, बिफोर डिजीज नहीं, आफ्टर डिजीज. 54. वेयर एट्रिया आर प्रेजेंट इन द हार्ट, हार्ट में कहाँ मौजूद होते हैं? So between the ventricle, हरगिज़ नहीं. Below the ventricle, ये भी गलत हो जाएगा. Towards the apex of the heart, ये भी गलत है. apex की तरफ तो ventricles हैं. Towards the base of the heart, तो ये बात थोड़ी सी अनोखी लग रही होती है, अजनबी लग रही होती है, लेकिन आप जानते हैं कि हार्ट कोनिकल इन शेप है और उसका जो ब्रॉड पोर्शन दैट इज कॉल्ड बेस वो ऊपर की तरफ है और वहीं पर एट्रिया लोकेटेड है. जो एपेक्स ऑफ द हार्ट है वहां पर दरअसल वेंट्रिकल्स मौजूद हैं. सो राइट ऑप्शन यहाँ पर ये बनेगा. 55. मैक्रोफेजेस आर ड्राइव्ड फ्रॉम, मैक्रोफेजेस किसके डेरिवेटिव है? न्यूट्रोफिल्स के नहीं, लिम्फोसाइट्स के भी नहीं है, मोनोसाइट्स के ये डेरिवेटिव्स होते हैं. ये मोनोसाइट बड़े होकर मैक्रोफेज बन जाते हैं. जैसे आप अभी बड़े होकर इंशाल्लाह डॉक्टर बनेंगे, तो इसी तरह से मोनोसाइट्स बड़े होकर क्या बन जाते हैं? मैक्रोफेजेस. 56. Which of the following cell types are responsible for initiating the secondary immune response? Secondary immune response का मतलब ये होता है कि एक दफा किसी शख्स को कोई इन्फेक्शन हुआ
और इन्फेक्शन के बाद उसके अंदर इम्यूनिटी अराइज हुई, इम्यून रिस्पॉन्स अराइज हुआ और वो ठीक हो गया। कुछ अरसे के बाद फिर दोबारा से उसको वही इन्फेक्शन हो जाता है, तो अब दोबारा उसके अंदर इम्यून रिस्पॉन्स अराइज होता है, इसको कहते हैं सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। तो कहते हैं सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स किसके जरिए अराइज होगा, बी सेल्स के जरिए, न्यूट्रोफिल से, या टी सेल, या मेमोरी सेल। तो एक्चुअली मेमोरी सेल बन चुके होते हैं पहले वाले इम्यून रिस्पॉन्स में, और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स फिर इनके जरिए अराइज होता है, ठीक है। प्राइमरी जो इम्यून रिस्पॉन्स है उसमें मेमोरी सेल को कभी भी पिक नहीं करेंगे, सेकेंडरी या टर्शरी या उसके बाद जितने भी इम्यून रिस्पॉन्सेज होंगे उन सब में मेमोरी सेल्स इन्वॉल्व होंगे, और ये हमेशा जो सेकेंडरी टर्शरी इम्यून रिस्पॉन्सेज हैं ये क्विक होते हैं एज कंपेयर टू द फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स। ये रीजन आपको मैंने लेक्चर में एक्सप्लेन किया था। 57 एंटीबॉडी प्रोडक्शन इज कैरिड आउट बाय, एंटीबॉडी प्रोडक्शन किसके जरिए, तो ल्यूकोसाइट के जरिए। ल्यूकोसाइट का मतलब है WBCs। अच्छा, लिम्फोसाइट के जरिए, लिम्फोसाइट बिल्कुल ये भी WBC है अगरचे, लेकिन लिम्फोसाइट इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक बी और एक टी। तो बी लिम्फोसाइट एक्चुअली एंटीबॉडी प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, लिहाजा ये ज्यादा करीब तर आंसर इसके मुकाबले में। एरिथ्रोसाइट्स नो, मोनोसाइट नो, ये दो तो बिल्कुल सिरे से नहीं है, ये दो ऑप्शन पॉसिबल हैं, लेकिन इसमें ल्यूकोसाइट थोड़ा सा ये दूर का ऑप्शन बन जाता है, ये जनरल है, और लिम्फोसाइट ज्यादा नजदीक वाला ऑप्शन बन जाएगा, ठीक है। तो हम इस वजह से लिम्फोसाइट को यहाँ पे प्रेफर करेंगे। और अगर यहाँ पर एक ऑप्शन होता है कि बी लिम्फोसाइट, फिर हम सिर्फ लिम्फोसाइट के बजाय बी पे जाते हैं, और बी के मुकाबले में भी अगर प्लाज्मा क्लोन सेल गिवन होते हैं तो फिर हम उसको ऑप्ट कर दें। तो हमेशा हमने जो नियरेस्ट ऑप्शन है उसकी तरफ जाना होता है। यहाँ पर सर? जी बेटा, सर ये टेस्ट में लिम्फोसाइट गलत मार्क हुआ। चलें इसको करेक्ट कर लेंगे, बिल्कुल। तो यहाँ पर मैंने आपको देखो ये बड़ी वजाहत से ये बात समझा दी है कि यहाँ पर आंसर क्या बनेगा, लिम्फोसाइट, ठीक है। इसमें कोई डाउट तो नहीं है, इसमें अगर कोई कंफ्यूजन है तो डिस्कस करें। की में गलती हो सकती है, उसको दुरुस्त कर देंगे की को, लेकिन ये इधर आपको यहाँ पे बात क्लियर होनी चाहिए। 58 ब्लड इन आर्टरीज, आर्टरीज के अंदर ब्लड इज ऑलवेज ऑक्सीजन रिच, नो। आर्टरीज में अभी एक और क्वेश्चन के अंदर भी जिक्र हुआ था, तो उसमें जैसे अम्बिलिकल आर्टरी और कौन सी पल्मोनरी आर्टरी, दे हैव डीऑक्सीनेटेड ब्लड, तो इस वजह से ये बात तो नहीं दुरुस्त। ट्रेवल फ्रॉम द लंग्स, लंग्स से तो वेन्स लेकर आती हैं, इस वजह से ये फ्रॉम द लंग्स ये गलत हो जाएगी। ट्रेवल अवे फ्रॉम द हार्ट इफ ऑक्सीजन रिच, ये फिर ऑक्सीजन रिच की वजह से जो कंडीशन लगाई है ये गलत होगी स्टेटमेंट, क्योंकि ये वैसे ट्रेवल अवे फ्रॉम द हार्ट करता है, सिर्फ ये नहीं कि ऑक्सीजन रिच हो, दो डीऑक्सीनेटेड ब्लड को भी ये अवे फ्रॉम द हार्ट आर्टरीज लेकर जा रही होती हैं। ऑलवेज ट्रेवल अवे फ्रॉम द हार्ट, ये बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट है। 59 a blood vessel has the following characteristics: the outer layer of connective tissue, a thick layer of the smooth muscles with elastic fibers and no valves। तो देखो no valve इसका मतलब है कि ये आर्टरी है, और साथ इलास्टिक फाइबर, ये दो ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि ये आर्टरी होनी चाहिए। सो इट इज विच ऑफ द फॉलोइंग, कैपिलरी नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पर ये कनेक्टिव टिश्यू और इतनी सारी बातों का जिक्र है, तो कैपिलरी तो बेचारी होती है एक सिंगल लेयर ऑफ सेल पर मुश्तमिल है, तो इस वजह से कैपिलरी तो बिल्कुल रिजेक्ट कर देंगे। वेन्यूल्स और वेन्स वगैरह इनके अंदर वैल्व्स होते हैं, इस वजह से इनको भी रिजेक्ट कर दें। सो ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज द आर्टरी, तो ये आर्टरी की तारीफ हो रही थी। नंबर 60 डैमेज टू द साइनोएट्रियल नोड इन द ह्यूमंस, अगर ये जो साइनोएट्रियल नोड है इसमें डैमेज हो जाए तो क्या होगा? would disrupt the rate and the timing of the cardiac muscle contraction। yes, क्योंकि यहाँ से इम्पल्स इनिशिएट होती है ना, तो वो इम्पल्स फिर आगे एवी नोड तक पहुंचेगी, एवी नोड से फिर आगे सारा जो वो सब कुछ डिस्टर्बेंस कॉज हो जाएगी, क्योंकि ये पेस मेकर है, तो इसके अंदर अगर कोई खराबी आएगी तो वो पूरे उसमें डिस्टर्बेंस कॉज करेगी। would block the conductance between the bundle branches and the Purkinje fiber, ये वाली बात ऐसे दुरुस्त नहीं है, ओवरऑल डिस्टर्बेंस आएगी, लेकिन यूं पिन पॉइंट करना कि भाई सिर्फ इस कंडक्टेंस के अंदर ब्लॉकेज आनी है, ऐसे नहीं। वुड हैव अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन द पेरिफेरल रेजिस्टेंस, पेरिफेरल रेजिस्टेंस में नेगेटिव इफेक्ट आएगा, ऐसा भी मुमकिन नहीं है। इज अ मेजर कंट्रीब्यूटर टू द हार्ट अटैक, हार्ट अटैक साइनोएट्रियल नोड ये हार्ट अटैक का यूं मेजर कंट्रीब्यूटर नहीं है। देखो हार्ट अटैक का जो मेजर कंट्रीब्यूटर होता है
वो कोई ब्लॉकेज है ब्लड सप्लाई के अंदर, जिससे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो जाए, यानी नेक्रोसिस हो जाए हार्ट मसल का। तो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा रेलेवेंट इससे स्टेटमेंट है वो है वो डिसरप्ट द रेट एंड द टाइमिंग ऑफ द कार्डियक मसल कॉन्ट्रैक्शन। कार्डियक मसल कॉन्ट्रैक्शन का रेट और टाइमिंग सारी अपसेट हो जाएगी, रिदम डिस्टर्ब हो जाएगा, रिदमिया अपीयर होगा इफ द साइनोएट्रियल नोड हैज बीन डैमेज। तो ऐसी सूरत में इसको फिर रिप्लेस किया जाएगा बाय आर्टिफिशियल पेसमेकर। तो यहाँ पर ए इज द राइट वन। 61 which human body system is most closely associated functionally with the respiration? रेस्पिरेशन के साथ, रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ कौन सा ऐसा बॉडी सिस्टम में बहुत क्लोजली रिलेटेड है? तो देखो, रेस्पिरेशन में जब हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और वो ब्लड में दाखिल होती है तो उसको फिर डिस्ट्रीब्यूट करना होता है थ्रू आउट द बॉडी, और बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज से कार्बन डाइऑक्साइड को उठा के लंग्स में लेकर आना होता है। तो इसका मतलब है कि ये रेस्पिरेशन के साथ जो सबसे ज्यादा डायरेक्टली रिलेटेड होगा वो सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। नंबर 62 which of the following is the thickest layer? एंडोकार्डियम तो एक सिंगल लेयर सेल है, एपिकार्डियम भी बहुत थिन है, मायोकार्डियम अलबत्ता बहुत ज्यादा थिकेस्ट है, और ये जो पेरिकार्डियम है ये भी इसके मुकाबले में थिन होती है। सो मायोकार्डियम इज द राइट वन। 63 in which of the following situations will helper T cells be activated? helper T cell कब एक्टिवेट होते हैं? when B cells respond to T independent antigens। बी सेल जब टी इंडिपेंडेंट एंटीजेंस के साथ रिएक्ट करेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे, तो उस वक्त नो, व्हेन एन एंटीजन इज डिस्प्लेड बाय द डेंड्रेटिक और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। यस, देखो ये जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होते हैं ना उसको डेंड्रेटिक सेल भी कहते हैं, डेंड्रेटिक सेल। तो जब उसके ऊपर एंटीजन डिस्प्ले होगी तो तब ये टी सेल एक्टिवेट होंगे। यस, यकीनन, जैसे वो मैक्रोफेज का हमने जिक्र किया था, उसके ऊपर वो फैगोसाइटोज करके फॉरेन बॉडी को उसके एंटीजेंस को एमएचसी की फॉर्म में डिस्प्ले कर लेता है एंड इट बिकम्स एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। या हमारे बाकी जो बॉडी के सेल्स है वो एंटीजेंस को ऊपर डिस्प्ले करते हैं एंड दे बिकम डेंड्रेटिक सेल। तो उस वक्त फिर ये टी सेल उनके साथ इंटरेक्ट करके एक्टिवेट करते हैं। लिहाजा ये बिल्कुल दुरुस्त हो सकता है। व्हेन अ साइटोटॉक्सिक टी सेल रिलीजेस साइटोकाइन, इससे भी इसका रिलेशन नहीं है। व्हेन द नेचुरल किलर सेल्स कम इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द ट्यूमर सेल, इससे भी रिलेशन नहीं है। तो ये बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सूटेबल है। Number 64, how many variable segments are present in any antibody? अब देखो, एंटीबॉडी के अंदर टोटल 4 चेन्स हैं, 2 हैवी चेन्स एंड 2 लाइट चेन्स। तो वेरिएबल रीजन हर एक चेन के अंदर होगा। तो ऑब्वियसली आंसर क्या बनेगा? 4। चूंकि 4 चेन्स हैं, चारों में वेरिएबल सेगमेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल सेगमेंट्स विल बी 4। Number 65, which of the following consists of inelastic white fibrous tissue? इनर पार्ट ऑफ द पेरिकार्डियम? नो, ये तो सीरस है। एंडोकार्डियम भी नहीं है, एपिकार्डियम भी नहीं है, बट आउटर पार्ट ऑफ द पेरिकार्डियम ये वाइट फिब्रस टिश्यू पर मुश्तमिल रीजन है। नंबर 66, पैसिव इम्यूनिटी इज एक्वायर्ड थ्रू नेचुरल ओवर और लेटेंट इन्फेक्शन। नेचुरल और लेटेंट इन्फेक्शन, ये क्या पैसिव इम्यूनिटी होगी या फिर एक्वायर्ड थ्रू रेडीमेड एंटीबॉडीज? देखो, नेचुरल या लेटेंट इन्फेक्शन, लेटेंट इन्फेक्शन का मतलब खामोश इन्फेक्शन, तो उनके जरिए जो इम्यूनिटी डेवलप हो रही है वो तो एक्टिव है ना, वो हमारी अपनी इम्यूनिटी है। लेकिन जो रेडीमेड एंटीबॉडीज के जरिए आएगी वो पैसिव होगी। तो पहले वाला तो बिल्कुल नहीं है। एक्वायर्ड थ्रू द वैक्सीनेशन, ये भी एक्टिव होती है क्योंकि वैक्सीन के जरिए इम्यूनिटी हमारे अंदर डेवलप होनी है, तो ये भी एक्टिव इन नेचर है, पैसिव नहीं है। Acquired by activating the immune system of the body, again this is active. So only passive immunity is acquired through the ready-made antibodies. सही, this is the right answer. Number 67, which of the following is least likely involved in protection of the human heart? Human heart में rib cage की involvement है protection के अंदर, पेरिकार्डियम भी इन्वॉल्व है, डायफ्राम की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, बट पेरिकार्डियल फ्लूइड, पेरिकार्डियम, रिब केज, दे आर मोर लाइकली टू इन्वॉल्व इन द प्रोटेक्शन ऑफ द हार्ट एज कंपेयर टू द डायफ्राम। डायफ्राम इज लीस्ट लाइकली इन्वॉल्व, ठीक है, यानी सबसे कम इन्वॉल्वमेंट किसकी है? तो डायफ्राम की इन्वॉल्वमेंट सबसे कम यहाँ पे मानी जाएगी।
और आखिरी सवाल है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एट्रिया? दे आर प्रेजेंट टुवर्ड्स द बेस ऑफ द हार्ट, ये भी हमने डिस्कस किया था कि ये बेस ऑफ द हार्ट पर मौजूद होते हैं, सो दिस इज करेक्ट। दे हैव टू रिसीव ब्लड फ्रॉम द वेन्स, बिल्कुल दुरुस्त है। दे हैव टू पंप ब्लड जस्ट इनटू द वेंट्रिकल्स, ये भी बिल्कुल दुरुस्त है। दे आर प्रेजेंट बिलो द वेंट्रिकल, दिस इज इनकरेक्ट। सो हम इनकरेक्ट को ही यहाँ पे तलाश कर रहे हैं, इस वजह से राइट ऑप्शन ये होगा। ठीक है बच्चों, तो इसके साथ हमारा ये आज का जो डिस्कशन था वो आखिरकार अपने अख्ताम को पहुंचा। तो इसमें जितने भी सवाल थे उसमें आपने पार्टिसिपेट किया, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। कोई और कंफ्यूजन आपके माइंड में है तो आप पूछिए। सर ये 63 एमसीक्यू की स्लाइड शो करें। आगे जी। सर इसका डेल्टा ऑप्शन नहीं हो सकता? When natural killer cells come in contact with the tumor cell, तो जब बेटे नेचुरल किलर सेल ट्यूमर सेल के साथ कांटेक्ट में आते हैं तो टी सेल एक्टिवेट हो जाएंगे, मतलब ये रिलेशन कोई क्लियर नहीं बन रहा। असल में देखो, टी सेल की एक्टिवेशन के लिए ज़रूरी है कि कोई एंटीजन की प्रेजेंटेशन हो कहीं पर। तो जब वो एंटीजन प्रेजेंट होते हैं किसी भी सेल के ऊपर, चाहे वो इन्फेक्टेड बॉडी सेल हो, इवन ट्यूमर सेल हो, या फिर वो कोई मैक्रोफेज हो, तो जब एंटीजेंस डिस्प्ले होंगे तो तब टी सेल्स उनके साथ आकर इंटरेक्ट करेंगे अपने टी सेल रिसेप्टर के जरिए और उनकी एक्टिवेशन हो जाएगी। तो इस वजह से ये नेचुरल किलर के साथ इनका यूं रिलेशन नहीं बनना। नेचुरल किलर सेल एज पार्ट ऑफ सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस ये अपने तौर पर काम कर रहे होते हैं, ये टी सेल को एक्टिवेट नहीं कर रहे होते हैं। ओके, ठीक है जी, थैंक यू। ओके जी, इंशाल्लाह फिर हम अगला जो वीक है उसके अंदर अगले टॉपिक्स, उसमें इंशाल्लाह हमारे जो टॉपिक्स होंगे तो उन टॉपिक्स में आगे गैस एक्सचेंज सिस्टम हमने डिस्कस करना है, और गैस एक्सचेंज के बाद फिर हम दाखिल हो जाएंगे सपोर्ट एंड मूवमेंट। तो उम्मीद है कि गैस एक्सचेंज और सपोर्ट एंड मूवमेंट वाले जो टॉपिक्स हैं उनके ऊपर नेक्स्ट वीक का हमारा टेस्ट बेस करेगा। तो इंशाल्लाह फिर अगले टेस्ट में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। Dear viewers, thank you for watching this video. If you have not subscribed this channel, kindly subscribe it and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video lecture from Biology Guardian. And also do not hesitate to ask any question regarding this lecture. My contacts are shown on the screen. Thank you once again.